नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी बेहद करीबी और भरोसेमंद माने जाने वाली महुआ मोइत्रा को सख्त शब्दों में चेतावनी दी है। ये चेतावनी ममता ने एक सार्वजनिक बैठक में दी है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा हुई। ममता गुरुवार को अफसरों की एक बैठक ले रही थी। इसी दौरान उन्होंने नदिया जिले में पार्टी के भीतर गुटबाजी को लेकर नाराजगी जताई। ममता ने महुआ का नाम लेते हुए कहा कि महुआ, मैं आपको एक स्पष्ट संदेश देना चाहती हूँ। मुझे देखने की आवश्यकता नहीं कि कौन किसके खिलाफ है। अगर कोई किसी को पसंद नहीं करता है तो वो कुछ लोगों को न्यूज़ के लिए भेज देता है। इस तरह की राजनीति एक दिन चल सकती है, हमेशा के लिए नहीं। जब कहीं चुनाव होते हैं तो पार्टी इसका फैसला करेगी कि कौन चुनाव लड़ेगा। यहाँ किसी भी तरह की असहमति की गुंजाइश नहीं है। हमें मिलकर काम करना चाहिए। ममता निकाय चुनाव को लेकर बात कर रही थी। पश्चिम बंगाल में जल्द ही निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। बता दें, महुआ मोइत्रा को हाल ही में नदिया जिले के टीएमसी के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। तब भी इस बात का संकेत दिया गया था कि ममता बनर्जी महुआ से नाराज हैं। ममता ने चेतावनी दे दी है कि महुआ कुछ ऐसा ना करें जो उन्हें नागवार गुजरे। कांग्रेस के नेताओं को तोड़ने में जुटी टीएमसी ने मेघालय में उसे एक और झटका दिया है। नॉर्थ गारो हिल्स जिले की ट्राइबल काउंसिल में कांग्रेस के 11 सदस्यों ने टीएमसी का हाथ पकड़ लिया है। इससे उस काउंसिल में टीएमसी मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई है। 30 सदस्यों वाली इस काउंसिल में अब कांग्रेस का कोई सदस्य नहीं है। एनपीपी के पास 2 और बीजेपी के पास 17 सदस्य हैं। इन सभी नेताओं का टीएमसी के मेघालय इकाई ने स्वागत किया है। पूर्वोत्तर के इस राज्य को खासी, जैंतिया और गारो जनजातियों के लिए बनाई गई स्वायत्त परिषदों में बांटा गया है। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के 12 विधायक टीएमसी में शामिल हो गए थे। कांग्रेस छोड़ने वालों में पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा भी शामिल थे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में युवाओं के मुद्दे को आगे लाने के लिए युवा हल्ला बोल ने लखनऊ से युवाओं की यूपी अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत 12 जनवरी से युवा महापंचायतों का आयोजन किया जाएगा। युवा हल्ला बोल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुपम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2022 के लिए 22 सवाल का पर्चा जारी किया है। उन्होंने सरकार से इन सवालों के जवाब मांगे हैं। युवा हल्ला बोल ने कहा कि उनकी कोशिश है कि यूपी में चुनाव पढ़ाई, कमाई, दवाई जैसे मुद्दों पर हो, रोजगार पर बात हो और युवाओं का एजेंडा शामिल हो। युवा हल्ला बोल की वेबसाइट के अनुसार ये देश में बेरोजगारी के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी युवा आंदोलन है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में लिखित जवाब में कहा कि किसान आंदोलन के दौरान किसी भी किसान की मौत पुलिस की कार्रवाई के कारण नहीं हुई। मरने वाले किसानों के परिजनों को मुआवजे को लेकर इससे पहले कृषि मंत्री कह चुके हैं कि उनके पास इसका कोई आंकड़ा नहीं। अब उन्होंने कहा कि मुआवजा देने जैसे मामले संबंधित राज्य सरकारों के पास लंबित हैं। किसान आंदोलन के दौरान पुलिस की कार्रवाई में किसी किसान की मौत नहीं हुई। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत का शुक्रवार को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनकी बेटियों ने उन्हें मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार दिल्ली में कैंट के बरार स्क्वायर में स्थित शमशान घाट पर किया गया। उन्हें 17 तोपों की सलामी दी गई। इससे पहले उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली के कामराज मार्ग स्थित आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी सहित कई नेताओं और तीनों सेनाओं के आला अफसरों ने जनरल रावत और उनकी पत्नी को आवास पर पहुंचकर अंतिम श्रद्धांजलि दी। तमिलनाडु हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जान गंवाने वालों में ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर भी शामिल हैं। आज उनका बरार स्क्वायर शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। ब्रिगेडियर लिड्डर की पत्नी गीतिका और बेटी आशना लिड्डर ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। इस दौरान न्यूज एजेंसी एनआई से उन्होंने गर्व करते हुए कहा कि हमें उन्हें अच्छी विदाई देनी चाहिए, मुस्कुराते हुए विदा करना चाहिए। मैं एक सैनिक की पत्नी हूँ, ये एक बड़ा नुकसान है। उनकी बेटी ने कहा कि मेरे पिता मेरे हीरो थे, मेरे सर्वश्रेष्ठ दोस्त थे, शायद ये तकदीर में था। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी समेत 13 अफसरों की मौत को लेकर वायुसेना ने आगाह किया है और लोगों से अटकलें लगाने से बचने को कहा है। वायुसेना की ओर से कहा गया है कि वायुसेना ने 8 दिसंबर को हुए दुखद हेलीकॉप्टर हादसे के कारणों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया है। जांच तेजी से पूरी की जाएगी और तथ्यों को सामने लाया जाएगा। तब तक मृतकों की गरिमा का ख्याल रखते हुए अधूरी सूचना वाले अटकलों स्कूल में औसत दर्जे का होने से ही क्या आदमी की तकदीर तय हो जाती है? इसी हफ्ते हेलीकॉप्टर दुर्घटना में एकमात्र जीवित बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की माने तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो खुद इसके उदाहरण हैं।
उन्होंने लिखा है कि वो स्कूल में औसत दर्जे के छात्र थे, यानी परीक्षा में अंक लाने में औसत दर्जे के थे, लेकिन वो बेहद सम्मानित और गर्व करने वाला शौर्य चक्र का सम्मान पाने वाले शख्स हैं। कैप्टन अवरुण सिंह ने यह बात हरियाणा के अपने स्कूल आर्मी पब्लिक स्कूल चांदी मंदिर कैंटोनमेंट के प्रधानाचार्य को लिखे एक खत में कही। उनका ये खत अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। उन्होंने ये खत इसी साल सितंबर महीने में तब लिखा था जब उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। उस खत में उन्होंने स्कूली छात्रों को संबोधित किया था। वरिष्ठ पत्रकार विनोद कापड़ी ने उस खत को ट्वीट करते हुए लिखा है, यह खत हर बच्चे हर छात्र को पढ़ना चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा खिंचाई किए जाने के बाद एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर अपनी टिप्पणी के लिए बिना शर्त माफी मांगी है। बता दें, नवाब मलिक ने हाईकोर्ट को आश्वासन दिया था कि वो समीर वानखेड़े और उनके परिवार के खिलाफ मामले की सुनवाई तक टिप्पणियां नहीं करेंगे। हालांकि नवाब मलिक ने इस आश्वासन को पूरा नहीं किया, जिसके बाद अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि मलिक ने जानबूझकर बयान का उल्लंघन किया था और एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े और उनके परिवार के खिलाफ टिप्पणी की। जिसके बाद नवाब मलिक ने कहा कि मैं 25 नवंबर और 29 नवंबर को अदालत में दिए गए अपने आश्वासन के उल्लंघन के लिए अदालत से बिना शर्त माफी मांगता हूं। मलिक ने कहा कि मेरा अदालत के आदेशों का अनादर या उल्लंघन करने का कोई इरादा नहीं था। नवाब मलिक ने कहा कि आदेश का उल्लंघन इसलिए हुआ क्योंकि ये मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे और मैंने ये टिप्पणियां इस भरोसे में की थी कि साक्षात्कार के दौरान की गई ऐसी प्रतिक्रियाएं इस अदालत में मेरी ओर से दिए गए बयान के दायरे में नहीं थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।